नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बजे हम हाजिर हैं एक बार फिर से। आज सोमवार यानी 1 जून को अभी तक जो तमाम की अपडेट्स हैं ईरान युद्ध से जुड़ी हुई, अगले कुछ मिनटों में आप तक मैं पहुंचाऊंगी सारी जो अभी भी की अपडेट्स हैं, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी जारी है। एक संघर्ष विराम है जो ऑन पेपर जारी है, कायम है 8 अप्रैल से, लेकिन ये काफी एक शेकी सीज फायर है। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि एक रिन्यूड फायरिंग एक्सचेंज हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में। हालांकि इन ताजा हमलों में अभी भी किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। इसके मायने क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और एक सीएनएन की जो रिपोर्ट आई है, अहम रिपोर्ट है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ईरान ने किस तरीके से अपने जो जमीन के नीचे वाले अंडरग्राउंड जो मिसाइल साइट्स थे वो दोबारा से खोल लिए हैं, जो ये दिखाता है कि अमेरिकी बमबारी आखिरकार लिमिटेड इंपैक्ट ही कर सकती है जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सवाल है। ये बहुत अहम है क्योंकि याद हो कि पिछले साल जब 12 दिनों की एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, तो उस वक्त व्हाइट हाउस ने यही दावा किया था कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उनके बेसिस को ऑब्लिटरेट कर दिया है। इस साल जब 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि इमिनेंट थ्रेट था ईरान की तरफ से, और ये रिपोर्ट्स थी पुख्ता कि एकदम ईरान जो है परमाणु अपना कार्यक्रम लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परमाणु बम बनाने वाला है, और वो बार बार अपने बयानों को बदलते हैं। तो ये जो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को लेकर जो सीएनएन की रिपोर्ट है, ये काफी अहम हो जाती है कि आखिरकार आप मिलिट्री एक्शन से, सैन्य हमलों से क्या कुछ ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, सीएनएन की ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि ईरान इज पॉइज्ड टू फायर far more long-range missiles at Israel and other Middle East nations after rapidly digging out its buried arsenal. जो आर्सेनल उन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड रखे हुए थे, अब वो और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। एन एफर्ट दैट हाईलाइट्स द लिमिट्स टू द यूएस बॉम्बिंग स्ट्रेटजी, एक्सपर्ट्स सेड. For weeks, strikes by the United States and Israel restricted Iran's access to its underground missile sites by destroying roads and burying tunnel entrances. इतने हफ्तों की इस लड़ाई में बार बार आपने क्या किया? आपने कहा कि ईरान की हम टनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनकी आप सड़कों पर हमले कर रहे हैं। अब जबकि इंटरनेट लिफ्ट अप हुआ है, इंटरनेट ब्लॉकेड ईरान में 88 दिनों के बाद में, तो बहुत सारी ऐसे वीडियोस बाहर निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे, जो दिखाता है कि कुछ हमले जो थे वो कितने भयावह थे इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। पहले दिन के हमले में ही आपको याद हो, जिसे ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया इजराइल ने, एपिक फ्यूरी का नाम दिया अमेरिका ने, जिसमें अयातोल्ला अली खामनेई की शहादत होती है, उनकी मौत होती है। वो डाउनटाउन तेहरान में अपने ऑफिस में किसी बंकर में छिपे हुए नहीं थे। परिवार के कई सदस्यों की मौत हो जाती है। मुज्तबा खामनेई जो इस वक्त नए अयातुल्ला हैं, वो भी काफी बुरे रूप से जख्मी हो जाते हैं। तो उन हमलों की जो इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अब सोशल मीडिया पर दिखने लगी हैं। और ये भी कहा जा रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस रिपोर्ट में, satellite images reviewed by CNN show how Iran has used simple equipment such as bulldozers and dump trucks to counter those costly campaigns. कि जितनी कोशिशें की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से भारी बमबारी करके कि आप ईरान की जो एक्सेस है, उनकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल साइट्स, उनको आप बर्बाद कर सकें, ईरान ने जवाब में बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया, डंप ट्रक्स का इस्तेमाल किया इन प्लान्स को काउंटर करने के लिए, suggesting that Tehran's missile capabilities cannot be destroyed just by targeting tunnel entrances. कि आपने अगर टनल्स की एंट्रेंसेस को आपने टारगेट कर दिया तो उनकी आप मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। देखिए, आई थिंक ये बहुत जरूरी है दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए रियलाइज करना, और जो अमेरिका रियलाइज कर भी रहा है कि भाई आप एक ऐसे मुल्क से जूझ रहे हैं जिनकी एक बहुत सिविलाइजेशन रिच रही है, डीप रही है, जहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहा है, और साइंस, टेक्नोलॉजी, इनमें दरअसल बहुत बड़ी तादाद में तो औरतें पढ़ाई करती हैं, इनकी डिग्रीज हासिल करती हैं, इंजीनियर्स, और इतने सालों से, इतने दशकों से ये इतने सैंक्शंस झेल रहे हैं कि बहुत सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं।
कि कैसे सब चीज खुद से ही जो है हम इन्वेंट करें और अपनी आत्मनिर्भरता को हम और आगे बढ़ाएं। इसलिए आसान नहीं है बगैर बातचीत किए, बगैर वार्ता के इन कार्यक्रम को इस तरीके से आप सीमित कर सकें। बहरहाल अब आपको ताजा अपडेट्स दे देती हूं कि अभी जो हमने कहा कि रिन्यूड स्ट्राइक्स हो रही हैं दोनों ओर से, ईरान और यूएस के बीच में, इसमें जो ताजा जानकारी आ रही है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से ट्रुथ सोशल पर एक ताजा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अगेन रियली वांट्स टू मेक अ डील। उसको तो यू टेक इट विद अ बकेट ऑफ सॉल्ट, नॉट जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। However, whatever deal is reached will be a good one for the USA and those that are with us. अब कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर बातचीत चल रही है, जो मसौदा उनके पास आया है जिसको लेकर बैक एंड फोर्थ हो रहा है तेहरान और वॉशिंगटन डीसी के बीच में, वो भी थ्रू पाकिस्तान उनकी मध्यस्थता के जरिए। अपने इस लेटेस्ट पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान रियली वांट्स टू मेक अ डील एंड इट विल बी अ गुड वन फॉर द यूएसए एंड दोज दैट आर विद अस, बट डोंट बी, वो डेमोक्रेट्स को जानबूझ के डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, डम से पन कर रहे हैं। वेरियस सीमिंगली अनपेट्रियोटिक रिपब्लिकन्स अंडरस्टैंड that it is much tougher for me to properly do my job and negotiate when political hacks keep negatively chirping at levels never seen before over and over again that I should move faster or move slower or go to war or not go to war or whatever. Just sit back and relax. It will all work out well in the end. देखिए, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दावा किया था कि अगले कुछ घंटों में, ठीक आपको याद है ना, जिस दिन मार्को रूबियो भारत आ रहे थे, दिल्ली पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद जयशंकर के साथ जब मुलाकात की थी पिछले रविवार को, तो मार्को रूबियो के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको याद है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा था कि अगले कुछ घंटों में दुनिया को एक अच्छी खबर मिलेगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई थी, ये कहते हुए कि लगभग डील डन है। लेकिन इतनी बैक एंड फोर्थ इसीलिए हो रही है क्योंकि उनकी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी भी उनको बहुत आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर पड़ गए हैं ईरान के सामने, और दूसरा इजराइल का पेंच, वो तो लगातार जारी है बिना किसी सवाल के। इधर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ये खबरें आई कि अमेरिका ने वापस से ईरान में शनिवार रविवार को कुछ स्ट्राइक्स किए थे ओवर द वीकेंड, जिसे उन्होंने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स हैं। ये जो स्ट्राइक्स हुए ईरान में ओवर द शनिवार रविवार को, इसमें क्या टारगेट किया गया? इसमें टारगेट किया गया ईरानियन रेडार, कमांड और कंट्रोल साइट्स को। हालांकि इसमें ये निश्चित रूप से खबर है कि जो भी क्षेत्रीय रीजनल अलाइज है अमेरिका के, खास करके खाड़ी में, वो अभी भी चाहते हैं कि युद्ध दोबारा से शुरू नहीं हो। ना ही खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपने मिलिट्री कमांडर्स और ऑफिशियल्स इसे लेकर बहुत ज्यादा जोश में हैं, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्ट पॉइंट कर रही हैं कि कितना अमेरिकी एसेट्स को नुकसान हो रहा है। और अभी जो आपने सीएनएन की ताजा रिपोर्ट देखी कि ये चाहे जितनी भी बमबारी कर ले, ऐसा नहीं है कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को आप कर्टेल कर पा रहे हैं, बल्कि वो और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को अब निकाल रहे हैं आगे। तो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं ऑन इरानियन रेडार एंड कमांड एंड कंट्रोल साइट्स फॉर ड्रोन्स इन गोरुक और केशम आइलैंड में। The measured and deliberate strikes occurred on Saturday and Sunday in response to aggressive Iranian actions that included the shoot down of a US MQ-1 drone that was operating over international waters. वैसे ये जो MQ-1 ड्रोन है, इसको आपको याद है ना क्यों शूट डाउन किया गया था? क्योंकि सबसे पहले गुरुवार और शुक्रवार को पिछले हफ्ते हमने देखा कि अमेरिका ने ये कहा कि हम कुछ नाव को टारगेट कर रहे थे नेर बंदर अब्बास पोर्ट, जो माइंस बिछा रही थी। ईरान ने कहा कि चूंकि आप उसमें कामयाब नहीं हुए, तो आपने बंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक एक खाली जमीन को आपने टारगेट किया, और जवाबी हमले में ईरान ने उनके MQ-1 ड्रोन को शूट किया। तो अमेरिका ये मान रहा है कि इस ड्रोन को शूट डाउन करने में ईरान कामयाब रहा है, और अब वो कह रहा है कि यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट स्विफ्टली रेस्पॉन्डेड बाय एलिमिनेटिंग इरानियन एयर डिफेंसेस, अ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड 2 one-way attack drones that posed clear threats to ships transiting regional waters. ये अब इनका दावा है, दोनों ओर से दावे के हैं, लेकिन ईरानियन दावे को कंफर्म पुष्ट भी कर रहे हैं अमेरिकी। No American service members were harmed. CENTCOM will continue to protect US assets and interests in response to unwarranted Iranian aggression during the ongoing ceasefire.
उधर आईआरजीसी ने अब जो ये शनिवार रविवार को अटैक्स हुए, जिसके बारे में आज कुछ देर पहले सेंटकॉम का ये ताजा बयान आया है जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आईआरजीसी ने भी जो है पलटवार वापस से किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक यूएस एयरबेस को अटैक किया है जो इस्तेमाल किया जा रहा था टू लॉन्च एन अटैक ऑन अ टेलीकम्युनिकेशंस टावर ऑन ईरान सिरिक आइलैंड। अब ये कौन सी एग्जैक्ट एयरबेस है इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये कुवैत के पास ही है, क्योंकि कुवैत से खबर आ रही थी कि ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए हैं, तो उसके नजदीक जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर अटैक किया गया है। आईआरजीसी ने कहा कि आप सिरिक पर हमारे टेलीकम्युनिकेशंस के टावर को आप अटैक कर रहे थे। देखिए, आप जब सड़कें, ब्रिजेस, पानी के रिजर्वायर, इन सब पर हमला करते हैं, ये सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और इन सबको लेकर वैसे तो युद्ध में नियम कानून होने चाहिए, लेकिन इन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ गई हैं तमाम ऐसे वॉर्स में जिनको स्टार्ट किया अमेरिका ने, और जो वॉर्स लगातार इजराइल लड़ रहा है हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन आम लोगों की लगातार जान जा रही है। अब ये तो हो गई दोनों ओर से हमले और जवाबी हमले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सीज फायर इज अ शेकी सीज फायर, बातचीत हो रही है। अमेरिकी मीडिया में रह रहकर बहुत झूठी खबरें जरूर फैलाई जाती हैं। अब बीच में उन्होंने रिपोर्ट किया पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है बतौर ईरान के राष्ट्रपति। इस खबर को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है और इनफैक्ट पेजेश्कियान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज आई हैव लाइफ इन माई बॉडी आई विल कंटिन्यू, आइदर वी मैनेज द अरीना विद पावर और वी बिकम मार्टर्स। We whose souls are not higher than the dear leaders and those who have been martyred so far must be on stage and the stage must be managed. तो आज उस खबर का खंडन हो गया जिसमें अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा था कि पेजेश्कियान के रेजिग्नेशन के पहले इनफैक्ट देयर वर सर्टेन सेक्शंस ऑफ अमेरिकन मीडिया जो ये भी कह रही थी कि गालिबाफ ने भी जो है रिजाइन कर दिया है, जो उनके ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और मेन निगोशिएटर हैं, चीफ जो उनकी निगोशिएशन टीम है जो ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व करके अमेरिका से बातचीत कर रही है, उनके चीफ निगोशिएटर हैं। इनफैक्ट गालिबाफ का भी अब से कुछ देर पहले एक ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, तेहरान विल नॉट एग्री टू एनी डील विद वॉशिंगटन अनलेस इट फुली सिक्योर्स ईरानियन राइट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप जो लैंग्वेज चेंज करवाना चाह रहे हैं एमओयू में, वो माना जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर और कुछ एश्योरेंसेस को लेकर कि भाई परमाणु कार्यक्रम पर आप बातचीत जरूर करोगे जब हम ये लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन कर दे। इधर ईरानियंस भी अपनी पोस्चर से वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, वो ब्लिंक करने को तैयार नहीं है। तो यहां पर एक गेम चल रहा है दोनों ओर से, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, क्योंकि आप एज इक्वल प्लेयर्स निगोशिएट कर रहे हैं बार्गेनिंग टेबल पर, आप कमजोर पार्टी के तौर पर नहीं दिखना चाह रहे हैं। गालिबाफ का जो ताजा बयान है उसमें कहा गया है वी विल नॉट अप्रूव एनी अग्रीमेंट अंटिल वी आर सर्टेन दैट द राइट्स ऑफ द इरानियन पीपल हैव बीन अपहेल्ड। एक वीडियो ब्रॉडकास्ट दिया उन्होंने स्टेट टेलीविजन को जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक हमको ये पक्का जो है विश्वास ना हो जाए कि ईरानियन लोगों के अधिकारों के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, तब तक हम कोई डील नहीं करेंगे। The soldiers of the diplomatic battlefield have no trust in the words and promises of the enemy. जो हम लोग बार बार फुट सोल्जरिंग कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं, हमें दुश्मनों के बोली पर कोई भरोसा नहीं है। What matters to us is tangible achievements that we must obtain in exchange for which we will fulfill our commitment. तो ये तस्नीम जो सेमी ऑफिशियल एजेंसी है उनकी तरफ से भी बयान आया है गालिबाफ का। तो ना गालिबाफ ने रिजाइन किया है ना पेजेश्कियान ने रिजाइन किया है। अमेरिकी मीडिया के झूठी खबरों से आप जरूर बचें, उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लाइंडफोल्ड होकर आप उस पर यकीन ना करें। अब इस बीच एक बार फिर से मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फिर यूएन का हवाला दिया है और कहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। उसको बनाया किस लिए गया था? इसीलिए कि आके आप जो है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में आप काम करें और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाए। मतलब ये बहुत अजीब सी चीज है। जिस अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की याद नहीं आती है जब वो लिबिया में अटैक कर देता है, जब वो इराक में अटैक कर देता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर, जब वो सीरिया में अटैक कर देता है और जब ये हमले बार बार ईरान पे कर देता है, इसमें तो ना आप अमेरिकी संसद का अप्रूवल लेते हैं, ना आपने यूएन का कोई अप्रूवल लिया, खुद से वॉर डिक्लेयर कर दिया यूनिलैटरली इजराइल के साथ मिलकर। लेकिन चूंकि अब 90 दिन बाद भी आपका पेच इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट
साम दाम दंड भेद लगाकर भी नहीं खुलवा पा रहे हैं, अब आप बैठकर जो है यूएन को गलिया रहे हैं। मार्को रूबियो फिर से यूएन को उसकी दायित्व याद दिला रहे हैं। यूएन जिसकी बेसिकली उसको बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कि ऐसे और कोई वर्ल्ड वॉर्स ना हो, लेकिन आज की तारीख में दुनिया भर में आपको बता दूं कि 65 से ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जारी हैं। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले कुछ दशकों में, ये एक ऐसा मौका है जब देखने को मिल रहा है। आइए आपको सुनाती हूं कि आखिरकार यहाँ जहां तक मार्को रूबियो का सवाल है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम बताएंगे अभी कुछ देर में ही। लेकिन I think it's a real test for the UN, right? As a function, as something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now, you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate like how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. And so we're going to take it to the UN and we're going to ये आपने बात सुनी मार्को रूबियो की? कुछ डेजावू सा फील हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि देखो भैया आप ऐसे ही सब कुछ उड़ा दे रहे हो, इंटरनेशनल वाटरवेज को रोक रहे हो, नियम कानूनों की मतलब इतनी ज्यादा जो है इस वक्त सौगंध देने की कोशिश कर रहे हैं मार्को रूबियो। वेरी डिफिकल्ट टू बी कन्विंस्ड, वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि निश्चित रूप से ये क्लासिक केस है ऑफ अ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। मतलब अमेरिका तो दूसरों को ज्ञान ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि आपकी सबसे क्लोजेस्ट एलाई जो है वो इस वक्त कौन है? वो इस वक्त इजराइल है। और इजराइल की सबसे ताजा हरकत क्या है वो भी सुन लीजिए आखिर में। ये नेतन्याहू ने खुद से अनाउंस किया है कि जिस तरीके से उन्होंने 12वीं सदी वाले क्रूसेडर एरा के बोफोर्ट जो कासल है दक्षिण लेबनान में, उस पर कब्जा कर लिया है। इसका नेरबा जो गांव है वो है आर्नून। तो इजराइल खुलेआम एक दूसरे देश में घुसकर, जिस देश के साथ वैसे तकनीकी रूप से एक सीजफायर है, और अमेरिका फिर कह रहा है कि एक और ताजा सीजफायर करवाएंगे। क्या मतलब है इस ट्रूस का? ये कैसा ट्रूस है? आप सोचिए कि कहने के लिए एक तरफ गाजा में भी आपने ट्रूस करवा रखा है हमास के साथ में। जब से वहां पे सीज फायर हुआ है तब से कम 900 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है इजरायली हमलों में। इधर लेबनान में भी, जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर डील चाहिए तो इजराइल के हमले बंद होने चाहिए लेबनान में। आप ना केवल हमले कर रहे हैं, आप एक इतने सदियों पुराने कैसल पर कब्जा कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है हमारे लिए लोकेशन, और उसके बारे में जो है आप पूरी दमखम के साथ घोषणा भी कर रहे हैं। तो जो अमेरिका इस इजराइल को अपना क्लोजेस्ट एलाई मानकर युद्ध लड़ रहा है, वो तो दुनिया को नियम कानूनों के बारे में ज्यादा ज्ञान ना ही दे तो बेहतर है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज देर शाम जब तक डोनाल्ड ट्रंप जागते हैं व्हाइट हाउस में, क्योंकि वहां वॉशिंगटन डीसी में दिन की शुरुआत हो रही होगी, मार्केट्स ओपन हो रहे होंगे, तो अगले कुछ घंटों में क्या ताजा बयान आता है। अभी जो उन्होंने कम से कम बयान दिया वो एशियन मार्केट्स, तमाम दूसरे मार्केट्स को काम डाउन करने के लिए ही किया कि डील अभी भी जारी है, डील जो भी होगा वो बढ़िया होगा। तो एक शेकी सीज फायर जारी है, लेकिन ये जो रिजम्पशन ऑफ फायरिंग्स हुए हैं दोनों ओर से वो काफी चिंताजनक हैं। और नेतन्याहू तो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी नियम कानूनों के। अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस हफ्ते कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे हम, और कल आपके साथ सीधे जो है मुखातिब भी होंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।